सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है? तो सही उत्तर होगा इसका कर्नाटक। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा, कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? सब आंसर कर दोगे, क्रिकेट से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 इस बार ये इसका 32वां संस्करण था। 21 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और अभी 18 जनवरी 2025 को इसका फाइनल हो चुका है। फाइनल कहां पे खेला गया? कोटाम्बी स्टेडियम, जो वडोदरा गुजरात में है। किसने जीत लिया? कर्नाटक ने जीत लिया। 5वीं बार कर्नाटक ने ये खिताब जीता है। इसने इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया। किसे हरा करके? विदर्भ को हराया। और इस तरह से आप देखोगे, अगर विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे सफल टीम अभी तक कौन सी बन चुकी है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ने 5-5 बार खिताब जीते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक टीम के कप्तान हैं मयंक अग्रवाल और विदर्भ टीम के करुण नायर। प्लेयर ऑफ द मैच रहे रविचंद्रन स्मरण, कर्नाटक के हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज करण नायर रहे, जो कि विदर्भ टीम के हैं। और नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पे रखा गया है। बीसीसीआई इसका आयोजन करता है, लेकिन शुरुआत में इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। फिर 2007-8 के एडिशन में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बताई है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कौन सी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। लेकिन उससे पहले क्रिकेट वाला प्रश्न है, तो क्रिकेट से ही संबंधित कुछ चैंपियनशिप्स हम देखते हैं अभी 2024 में जो हुई। एक आपको याद होगा, अभी नवा वुमेन्स एशिया कप 2024 जो श्रीलंका में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता, भारत को हराया था। नवा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ, भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। नवा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, उसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा करके। उसके अलावा 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होंगे टी20 फॉर्मेट में। 2027 में मेंस एशिया कप बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। अभी रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया। और ईरानी कप 2024 को मुंबई ने जीत लिया, शेष भारत को हराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष नए बन गए शम्मी सिल्वा, श्रीलंका से हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए जय शाह, और बीसीसीआई के सचिव बन गए देवजीत सेकिया। तीनों नए अपॉइंटमेंट है, तीनों याद रखने हैं। अब मैंने ट्रॉफीज आपको रिवाइज कराने के लिए कहा था, तो एक तो आज वाले प्रश्न में ही हमने देख लिया विजय हजारे ट्रॉफी। सही बता रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये विजय हजारे ट्रॉफी का आ चुका है आपके एग्जाम में। ये हमारी जो PYQ सीरीज जो इवनिंग में हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये प्रश्न विजय हजारे ट्रॉफी वाला एग्जाम में पूछा गया था, इसका संबंध किससे है। उसी तरह से सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध फुटबॉल से हो गया, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल हो गया, रोवर्स कप फुटबॉल हो गया, रंगास्वामी कप हॉकी हो गया, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हो गया, डूरंड कप फुटबॉल हो गया, वॉकर कप गोल्फ हो गया, उबेर कप थॉमस कप आप जानते हो, बड़ा फेमस है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप तो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और थॉमस पुरुषों का। और सुदेरमन कप बैडमिंटन, सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है, मर्डेगा कप फुटबॉल से, राइडर कप गोल्फ से, बिली जीन किंग कप टेनिस से संबंधित है और महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, डेविस कप पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, मेहरूबा कप इसका संबंध सर्फिंग से है। तो ये इंपॉर्टेंट कप आपके न्यूज़ में रहे हैं, सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इसरो का तीसरा लॉन्च पैड ये कहां पर स्थापित होगा, तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। आपको ये तो याद होगा कि इसरो जो भी रॉकेट लॉन्च करता है कहां से करता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, वहीं से लॉन्च करता है। और यहां पर इसके पास 2 लॉन्च पैड हैं जहां से ये रॉकेट लॉन्च करता है। लॉन्च पैड से क्या होता है, रॉकेट लॉन्च होते हैं। और अब जो तीसरा बनेगा, जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तीसरा भी यहीं पर बनेगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही। और इसके इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना बजट पास किया गया, 3984.86 करोड़ रुपीस, और कहा अगले 4 सालों में ये बन जाएगा।
अच्छा देखो, इसरो के पास एक तो ये स्पेस स्टेशन हो गया श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो 1971 में स्थापित हुआ था ये। और अभी पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स की क्लास में कि इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित करेगा, पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो भी ध्यान में रखना। और वैसे इसरो का लक्ष्य क्या है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का अंतरिक्ष में 2035, और इंसानों को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य हमारा 2040 का है। अब मैं आपको इसरो के स्टैटिक सारे रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए, इसी तरह के प्रश्न, ये वो वाले प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं। पहले आप कोशिश करना या आप देखना कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते तो क्या आप सॉल्व कर पाते क्या। देखो, ये एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में कितने ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च पैड हैं। तो आज ही के प्रश्न में मैंने आपको बताया अभी तक 2 थे, अब तीसरे को मंजूरी मिल गई, अब तीसरा बनेगा। एक ये प्रश्न पूछा गया कि इसरो ने भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहां पे किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या, श्रीहरिकोटा में ही, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया लॉन्च पैड इसरो ने लॉन्च किया था, मतलब उद्घाटन किया था। और किस कंपनी ने बनाया था उस लॉन्च पैड को, अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। और इस लॉन्च पैड से उस कंपनी ने अपना जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम था अग्निबाण, और उस लॉन्च पैड का नाम रखा था धनुष। ये भी ध्यान रखना। इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको 2-3 प्रश्न बता दिए है ना। अच्छा, एक ये प्रश्न देखो, ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। और आप अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो सब मिलते जुलते आपको प्रश्न लगेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम एस। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। और किस कंपनी ने उस रॉकेट को बनाया, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। और ये हैदराबाद की कंपनी है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये एक और अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न इस तरह का है, बाकी ये वाला जो 2 प्रश्न थे ये तो करंट अफेयर्स के प्रश्न है। ये स्टैटिक प्रश्न आप कह सकते हो, अगर आप पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम में इसे सही कर पाओगे। भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर स्थापित है, तो इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, मैं आपको शो भी करता हूं इसके ऑप्शन किस प्रकार से, और डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन लगाओगे ना तो आप गलत ही लगाओगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो इसका सही उत्तर होगा तुम्बा, जो कि केरल में है। इस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि स्थापित हुआ था 1963 में। बाद में इसका नाम बदल के विक्रम साराभाई के नाम पे कर दिया था। और यहीं से हमने हमारा पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम था RH-75। अब सच बताना कमेंट बॉक्स में, ये 4 प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते तो आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते। तो मैं आपकी जो PYQ वाली सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं उसमें इसी तरह के प्रश्न मैं आपके रख रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और वो रिलेटेड है अभी करंट अफेयर से जो भी टॉपिक चल रहे हैं। होपफुली आज हमारा वीकली कंप्लीट हो जाएगा, जो भी बैकलॉग चल रहा था वीकली करंट अफेयर्स का वो आज पूरा हो जाएगा। तो कल से PYQ सीरीज हम शाम को फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास आज का और दिन है। अगर आपने अभी तक जो 4-5 वीडियोस अपलोड हुए हैं वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ साथ चल सके। अच्छा, इसरो के स्टैटिक भी देख लेते हैं एक बार। तो इसरो की स्थापना होती है 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। नए चेयरमैन बने थे वी नारायणन 11वें नंबर के। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारे अवार्ड्स आप एक बार देख लेना, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिले थे। इसके अलावा ये ध्यान रखना इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई थे। और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म भूषण उनको 1966 में मिला था और पद्म विभूषण 1972 में। अच्छा, इसरो के अभी तक जितने भी 11 अध्यक्ष रहे हैं, अभी 11वें बन गए, तो इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, सतीश धवन का रहा, वो 3रे नंबर के अध्यक्ष थे। और सबसे कम कार्यकाल MGK मेनन का रहा, वो 2रे नंबर के अध्यक्ष थे, मात्र 9 महीना उनका कार्यकाल रहा था। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। सही उत्तर इसका हो जाएगा अभी 16 जनवरी को। देखो, आपको पता है लोकपाल जो है वो केंद्र में होता है और राज्य में होते हैं लोकायुक्त। और काम क्या होता है दोनों का, भ्रष्टाचार को रोकना। और आपको पता है 2013 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, और ये अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था। इसीलिए तो 16 जनवरी को हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। बस अंतर ये है पहली बार मना रहे हैं।
16 जनवरी को क्यों मना रहे हैं ये हमने देख लिया, और पहली बार मना रहे हैं इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक, और ये जो लोकपाल शब्द है ना, ये लोकपाल शब्द किसने दिया था, लोकपाल शब्द किसने गढ़ा था? तो 1963 में LM सिंघवी ने, लक्ष्मीमल सिंघवी ने, ये नाम भी याद रखना। और अगर बात करें पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो पहली बार 1809 में स्वीडन में इसका गठन हुआ था ओम्बड्समैन के रूप में, जिसे हम लोकपाल कहते हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। और अभी वर्तमान में अगर मैं पूछूं कि लोकपाल के अध्यक्ष अभी पिछले साल ही बने थे, और कल के करंट अफेयर्स की क्लास में भी हमने पढ़ा था, कौन है अभी वर्तमान में हमारे लोकपाल अध्यक्ष? तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं, दूसरे नंबर के अध्यक्ष हैं। पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और इनका कार्यकाल पूछूं तो कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि लोकायुक्त को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फिर उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो कल ही हमने पढ़ा है कि BCCI ने अभी किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया था, तो आंसर आना चाहिए आपको, आंसर होगा अरुण मिश्रा। तो प्रश्न क्या है हमारा? पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी आंसर करना। अच्छा, 16 जनवरी को एक इनिशिएटिव, एक पहल भी शुरू हुई थी, जिसे आप जानते हो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के रूप में, 16 जनवरी 2016 को ही। तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ये इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, मतलब पूरी तरह से हमने ही बनाया, स्वदेशी तकनीक लगी है। और इंजन की जो शक्ति है वो 1200 हॉर्स पावर की है, जो कि दूसरे देशों का जो इंजन है, इस तरह का जो इंजन है हाइड्रोजन इंजन, उससे कहीं ज्यादा है। दूसरे देशों में 500-600 हॉर्स पावर के इंजन बने हुए हैं, हमने बनाया 1200 हॉर्स पावर का इंजन। और इसका जो पहला ट्रायल है ये जल्दी होने वाला है, हरियाणा के जींद पानीपत मार्ग पर इसका पहला ट्रायल होगा। और आप देखोगे अगर पूरी दुनिया में, तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे केवल 4 ही देशों के पास अभी तक हाइड्रोजन चलित ट्रेनें हैं, जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर की है। और हमारे पास होगा 1200 हॉर्स पावर का ये शक्तिशाली इंजन। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली हाइड्रोजन जो संचालित ट्रेन है, इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां पर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। अब वैसे हमने शक्तिशाली ट्रेन इंजन बनाया, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक शक्तिशाली इंजन। तो यहाँ पे मैं रेलवे से संबंधित आपको करंट अफेयर्स से रिवाइज नहीं करवाऊंगा, मैं आपको हाइड्रोजन से संबंधित क्या क्या हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है वो सारे आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। हाइड्रोजन से संबंधित जो जो करंट अफेयर्स अभी तक हमने पढ़े सारे एक साथ आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे का 69 नंबर का रेलवे मंडल, रेलवे डिवीजन बन गया है, आपको बताना है। और ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा ये भी आप बताइए। ठीक है, सिंपल सा एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। अब चलो आ जाओ, मैं आपको रिवाइज करा दूं हाइड्रोजन से बनने वाले संबंधित प्रश्न। एक हमने पढ़ा था हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई है, टोयोटा ने लॉन्च की थी। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये शुरू होगी हरियाणा में, जिसका नाम वंदे मेट्रो होगा। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये नॉर्वे में शुरू हुआ था। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस ये ट्रक बनाया था रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू होगा, ये असम में हो चुका है, इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया था। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपको मिलेगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना का स्थापित करेगा पुणे में। उसके अलावा साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। सबसे जो हल्का एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही होता है। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स या समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1 को प्रोटियम बोलोगे, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? विशाखापत्तनम में। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया था। और गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो ने अब पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया था। उसके अलावा गेल ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में शुरू किया था।
बाकी अगर पूछे भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था, 4 जनवरी 2023 को। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया था जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और अभी हमने पढ़ा कि मोदी जी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी थी, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में रखी थी। तो हाइड्रोजन से बनने वाले ये सारे संबंधित करंट अफेयर्स के लगभग 20 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, तो इनको ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 25। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, जबकि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, हिंदी में बोलोगे तो भविष्य की कार्य श्रेणी में, भारत को दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है कि किसी देश की डिजिटल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर फोकस्ड कैपेबिलिटीज में नौकरियों के लिए तैयार रहने की क्षमता, इसको ये इंडेक्स प्रदर्शित करता है। मतलब कौन सा देश डिजिटली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नौकरियां लेकर के आएगा, कौन इसके लिए तैयार है, तो उस तरह का ये इंडेक्स है। पहले स्थान पे अमेरिका को रखा, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे जर्मनी है। भारत इसमें 25वें स्थान पर है 76.6 के स्कोर के साथ। और भारत को इस इंडेक्स में प्रतियोगी सूची में रखा गया है और ये इस रिपोर्ट का पहला एडिशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। इस रिपोर्ट में 190 देशों को रैंक किया गया है। और किसने जारी किया इसे, तो क्वैकरली साइमंड ने इसको जारी किया है, जो कि लंदन आधारित एक संस्था। और मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, यानी कि भविष्य की कार्य श्रेणी में, भारत को दूसरा स्थान मिला है, जो कि भविष्य में नौकरियों, विशेषकर डिजिटल और एआई और हरित कौशल के लिए इसकी मजबूत तैयारी को दर्शाता है। तो ये था क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के बारे में हमने देखा। और अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिवाइज करवाए थे, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही 3-4 इंडेक्सेस आपसे पूछ लेता हूँ, जिसमें पता लग जाएगा कि आपको कितना इंडेक्सेस याद है और कितने नहीं है। एक तो आप मुझे बताओ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक और उसमें टॉप किसने किया और उसको जारी कौन करता है, ये 3 बातें बताओ। उसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भी तीनों बातें बतानी है, किसने जारी किया, भारत की रैंक और टॉप पर कौन है। उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी तीनों बातें बताओ। 3 हो गए ना। और एक और ले लो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है, ये बता दो। हमेशा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आज पहली बार मैंने आपसे पूछ लिया इंडेक्सेस के 4 प्रश्न। अब देखते हैं किस किस को आते हैं। वैसे 2024 पूरे साल भर इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज कराए, एक बार भी मैंने आपसे नहीं पूछा। अब पूछ रहा हूँ 2025 में आकर के। अब ये आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस होगा कि आप कितने क्लास में रेगुलर रहे हो और कितना मेरे साथ साथ रिवाइज कराए। और खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनको हमेशा वीडियोस लेंथी लगते हैं ना, मेरा रिवीजन करवाना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए तो देखते हैं उनको ये प्रश्न आते नहीं आते। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गुजरात के वडनगर में पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। तो इस संग्रहालय में गुजरात के 2500 वर्षों से अधिक की विरासत को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। इसको बनने में लागत आई है 298 करोड़ रुपीस, जिसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। अब संग्रहालय वाला प्रश्न है, म्यूजियम वाला प्रश्न है, तो आ जाओ। म्यूजियम्स अभी वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज कराए थे, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। म्यूजियम से बनने वाले अभी तक जितने भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो, तो देखो सबसे पहले तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको उस दिन भी कराए थे, एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। किस संग्रहालय को भारत में ताज ऑफ द राज कहा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में जो है। भारत के पहले आउटडोर म्यूजियम शहीदी पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में ही। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा म्यूजियम ये आपको मिलेगा कोलकाता में, जो भारतीय संग्रहालय है वो सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। चलो अब रिवाइज करते हैं सारे संग्रहालयों के बारे में जो अभी तक हमने करंट अफेयर्स में पढ़े।
अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, नाम होगा युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है, स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ये देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। उसके अलावा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। और दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला, तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय कहाँ पे खुला, दिल्ली के हुमायूं मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में मिलेगा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खुलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, पुणे में। सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई, राजस्थान के ब्यावर में। उसके अलावा भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम है अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में बनाया गया है। और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया फिर से नृपेंद्र मिश्रा को। तो ये सब ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देख, फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया जाता है, कब आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा 11 से लेकर 17 जनवरी तक। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में डिट्टो आ चुका है, तो इसको ध्यान में जरूर रखना। हर साल 11 से लेकर 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका ये कौन सा संस्करण है? 36वां संस्करण है। कौन आयोजन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मंत्री नितिन गडकरी। करने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना और एक्सीडेंट्स को कम करना। ये इससे पहली बार 1989 में आयोजित किया गया था। इस बार की थीम भी है बी रोड सेफ्टी हीरो, सड़क सुरक्षा हीरो बने। अच्छा, सड़क से एक योजना आपको याद आएगी, केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2-3 तरह के प्रश्न बनेंगे कि कब शुरू होती है, तो आंसर हो जाएगा सन 2000 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसने शुरू की थी? अटल बिहारी जी ने, जिसका उद्देश्य है सभी गांवों में सड़क उपलब्ध कराना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और सड़कें अभी न्यूज में थी, सड़कों से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक तो याद रखना, इजराइल ने तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर सड़क रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। दिल्ली सरकार ने कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की थी। राजपथ को अब आप कर्तव्य पथ के नाम से जानते हो। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहाँ पे प्लास्टिक कचरे से सड़क बनी है वो जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। ये अगर दूसरा है तो पहला कौन सा है? गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन। अच्छा, देश की पहली स्टील सड़क बनी सूरत में। और दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में। और भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये कहाँ पर बना? हैदराबाद में, जिसका नाम है हेल्थ वे, 23 किलोमीटर लंबा है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। अच्छा, ये रेलवे वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया। बाकी ये देखो, अभी ये लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि भारत का पहला बायो बिटुमिन नेशनल हाईवे ये तैयार हुआ महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस राज्य सरकार ने शी कॉर्ट 3.0 को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब सरकार ने मोहाली में शी यहाँ पे मतलब हो गया स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कॉर्ट 3.0 प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है पंजाब में वुमेन्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, उन्हें बढ़ावा देना। और इसे पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और अभी तक 25 शुरुआती वुमेन्स स्टार्टअप्स को उनके टेक्नोलॉजी आधारित वेंचर्स को बढ़ाने में सहायता की गई है। अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब।
देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। आपको याद होगा पंजाब के ये बच्चे हैं तेगबीर सिंह, मात्र 5 साल उम्र है, और जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना माउंट किलिमंजारो, उसको फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। पंजाब में आरंभ कार्यक्रम शुरू हुआ था, बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मिशन निश्चय अभियान यहाँ शुरू हुआ था पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय खुला चंडीगढ़ में। और अभी जो 14वें नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 2024 में, पंजाब में हुई थी, पंजाब ने जीता, यूपी को हराया। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना पंजाब। दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल एप्लीकेशन अभी पंजाब में लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक बड़ी और अधिक विषैली प्रजाति की खोज की है, जो विश्व के सबसे घातक प्रजातियों में से एक है, और इसे बिग बॉय ये उपनाम दिया गया है। वैसे इसका एक्चुअल नाम है एट्रेस क्रिस्टेंसनी। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरह से कि बताओ कि अमेजन के जंगलों में खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? तो याद रखना यूनेक्टेस अकायमा। और वासुकी इंडिकस आपको याद होगा, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा सांप था। अभी इसके जीवाश्म खोजे गए थे कहाँ पे? गुजरात में। अब वैसे बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टैटिक में आपको बताता हूँ, लेकिन स्पाइडर की, मकड़ी की यहाँ बात हुई है ना, तो मकड़ी से संबंधित 2 प्रश्न जरूर याद रखें आप। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न तो एनटीपीसी एग्जाम में आया था कि स्टडी ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा एरेक्नोलॉजी। और मकड़ियों का संबंध किस समुदाय से है? स्पाइडर बिलोंग्स टू विच फाइलम? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। तो ये दोनों जरूर ध्यान में रखना। अब ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूँ, ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। तो कैपिटल कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, और यहीं पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही। तो अभी आप ऑस्ट्रेलिया से इतना ध्यान में रखें। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विदेश मंत्री जी ने, हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने बेंगलुरु में अमेरिका के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, और ये 5वें नंबर का है भारत में, अमेरिका का। कहाँ पर? जो बेंगलुरु में स्थापित हुआ। इससे पहले भी 4 है यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर है 4? वो कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में। और साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की है कि भारत भी जल्द ही अमेरिका के लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्पेन भी बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, और भारत स्पेन के बार्सिलोना में। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने इस क्रिक एग्जाम चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी 2 बातें और बता दूं, ये सभी पीडीएफ आपको मिलती है, डिटेल्ड पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीवाईक्यू सीरीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। होपफुली आज वीकली आ जाएगा, तो वीकली सारे हमारे कंप्लीट होते फिर हम पीवाईक्यू वापस से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक 4-5 वीडियोस बने हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए। बाकी क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए स्टूडेंट है तो यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अभी बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल बनाया? अरुण मिश्रा। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष बने नृपेंद्र मिश्रा। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? नोवाक जोकोविच। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग अभियान। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने अशोक चंद्रा। किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्लू ओरिजिन ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की? कोटा। और किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नाम से भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया?
और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।